Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of the development of Indian Constitution. Well, students, as you know, that topic which we are discussing, that is very important topic, and first part we have discussed in our previous session, which was about the August for 1940, या August Prastav, या August report, you can say 1940. So we have already discussed what was it all about, क्या इसके बेसिकली प्रोविजंस थे। एक निचोड़ में, एक नटसेल में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी कि why did August offer 1940 came, और वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स, या मोटो क्या था बेसिकली ब्रिटिश सरकार जब इस अगस्त ऑफर को लेके आए। जो उस समय के तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ गो, उन्होंने काफी इस पे बहुत महत्वपूर्ण फैसले पर ध्यान रखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया था और लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने स्पेशली इस बात पर ध्यान दिया कि भारतीयों की मंशा क्या है, इंडियंस क्या चाहते हैं। उसके अनुसार ये प्रस्ताव तैयार किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि अब जो है वो ज्यादा दिनों तक भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि किस तरीके से वो भारतीयों का, जो इंडियंस का, और उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाएं, और इस उद्देश्य को लेकर वो एक ऑफर आए। और साथ में ही इन आवर प्रीवियस सेशन मैंने आपको ये काफी अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि ये जो अगस्त ऑफ 1940 जो आया था, इसके पीछे क्या मेजर कॉजेस थे या क्या ऐसे रीजन थे। तो सबसे बड़ी बात, पहली बार भारतीयों को ये बोला गया कि अब एक ऐसा बॉडी फॉर्म की जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तैयार किया जाएगा जो भारत के संविधान को निर्माण करेगा, और साथ में ही जो बेसिकली भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है, जो उनका बेसिकली आई वुड से इन्वॉल्वमेंट है, उसको इंक्रीज किया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। इन उद्देश्यों को लेकर बेसिकली जो अगस्त ऑफ 1942 आया था भारत में, और उसको हमने काफी अच्छे से विस्तृत रूप में उसको चर्चा किया था। लेकिन as I had told you, कि still we are left with many aspects, many important aspects are, I would say, which needs to be discussed in today's session। और उसके लिए उस संदर्भ में मेरा जो आज का टॉपिक है, दैट इज रिएक्शन टू द अगस्त ऑफ 1942, सॉरी 1940 एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो बेसिकली रिएक्शंस टू द अगस्त ऑफ 1940 एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स, मतलब कहने का ये कि जो अगस्त प्रस्ताव आया, जो अगस्त रिपोर्ट या प्रपोजल की हमने जो बात करी, जो हमने प्रोविजंस देखे इस अगस्त ऑफर 1940 के अंतर्गत, उससे बेसिकली विभिन्न लोगों ने या विभिन्न कमिटियों ने या विभिन्न आई वुड से संप्रदायों का या कमिटियों का, या बेसिकली समूहों का, जैसे कांग्रेस या मुस्लिम लीग की बात करूं, क्या प्रतिक्रिया थी, लोगों ने इसको कैसे लिया, कैसे रेस्पॉन्ड किया है बेसिकली इस अगस्त ऑफ 1942 को। तो उसके बारे में आज थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि टॉपिक अगर मैं इसको प्रीवियस सेशन में फिनिश करता तो सेशन बहुत लंबा हो जाता, और वीडियो जब लंबा हो जाता है तो बेसिकली इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक अलग से एक इस पे लेक्चर तैयार करूं और आपके साथ शेयर करूं कि जो अगस्त प्रस्ताव था, या अगस्त जो रिपोर्ट या ऑफर 1940 थी, उसमें लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सो प्लीज अलाउ मी टू स्टार्ट टुडेज सेशन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज listen to me carefully and also pay attention to those words or contents which are being shared by me on screen। बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं इस बेसिकली टॉपिक से, तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, एंड चीजों को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। इवन इफ यू थिंक दैट देयर आर सम डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स, या कुछ ऐसा लगता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज go through the videos again and again and again, and also try to get in touch with me। I'm always there to help you out। सो अब देख लेते हैं सबसे बड़ी प्रतिक्रिया। हम बात करते हैं कांग्रेस की, जो क्या प्रतिक्रिया थी। बेसिकली आपको मैं पहले बता चुका हूं कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत को रिप्रेजेंट करती थी। काफी बड़ी पार्टी थी जो पूरे भारत का जन प्रतिनिधित्व करती थी। बेसिकली उसकी विचारों पर या उसके विचारों को बहुत तवज्जो दी जाती थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की मंशाओं को, या उनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए उनको बहुत सीरियसली लिया जाता था। जैसे कि जो गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रहे, उसमें फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस पूर्णतः मतलब उपस्थित नहीं थी, बिकॉज जो महात्मा गांधी के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया जा रहा था, बहुत सारे कांग्रेस को जेल में डाल दिया था।
तो कहीं न कहीं मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और फिर वो विफल रहा। गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, उसके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं रहे। अब जहाँ तक इस ऑफर को लेकर प्रतिक्रिया का सवाल है, या अगस्त ऑफर या अगस्त मैं बोलूँ रिपोर्ट 9040 को लेकर जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी, तो उन्होंने इसको अस्वीकृत या रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। याद रख लीजिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने अगस्त ऑफर या अगस्त रिपोर्ट 1940 के संबंध में क्या कैसे रेस्पॉन्ड किया, क्या ऑफर किया, तो आपको बोलना है उन्होंने दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल, उन्होंने इसको स्वीकृत कर दिया। अब बच्चों सीधी सी बात है, आप एक बात जान लीजिएगा, जब मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था कि कांग्रेस क्या मांग कर रहे थे, शुरुआत होती थी हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड से 1939 के समय। जो ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि भाई जो भारतीय जनता है वो उनका सहयोग करे, सपोर्ट करे द्वितीय विश्व युद्ध या सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन कांग्रेस ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे। हाँ, फिर उन्होंने कंडीशन जरूर रखी थी कि एक कंडीशन में आपका साथ दिया जा सकता है, या भारतीय जनता जो है, भारतीय लोग जो है ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट कर सकती है, अगर आप भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करें, आजादी प्रदान करें, या आप अपने देश या स्वदेश लौट जाएं और भारत को स्वतंत्र करें, पूर्णतः एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र का दर्जा घोषित करें। लेकिन ये चीज बेसिकली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। हाँ, ये जरूर बोला गया था कि हाँ, हम भारत को जो है एक डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो सत्ता की बागडोर है, जो पावर है, वो ब्रिटिश के हाथ में ही रहेगी। तो इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी थी, जो आईएनसी थी, उसने जो है अगस्त रिपोर्ट 1940 को रिजेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं आगे, कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था या अगस्त रिपोर्ट आई थी, उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम पर वो जोर दे रहे थे। और जबकि प्रस्ताव में केवल ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर बोला गया कि हम भारत को एक डोमिनियन स्थिति का या राष्ट्र का दर्जा प्रदान करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे अंग्रेजों द्वारा भारत के पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अधिकार को अस्वीकार करने का एक और प्रयास माना जाता है। वे डोमिनियन स्थिति की मांग से बढ़ गए थे और एक दशक से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत कर दे। बच्चों बातें वही हैं जो मैंने आपको बड़े सिंपल वर्ड में अभी आपको एक्सप्लेन किया। क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसके बेसिकली रिएक्शंस की बात करते हैं कि अगस्त रिपोर्ट जो 1942 था, सॉरी 1940 था, 1940 था, उसमें कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, कांग्रेस ने इसको अस्वीकृत कर दिया, दे हैव रिजेक्टेड दी ऑफर या रिपोर्ट 1940, अगस्त 1940। अब वो सीधी सी बात, उसके पीछे रीजन क्या थे, अगर आपसे कोई पूछे, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट वर द रीजंस, तो रीजन सिंपली ये थे कि कांग्रेस के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, जो ब्रिटिश के सामने कि हमें जो है पूर्णतः एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा चाहिए, और हमें बेसिकली डोमिनियन स्थिति से काम नहीं चलने वाला है, डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, कुछ राष्ट्र जैसे मैं बात करूं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर उन राष्ट्रों को डोमिनियन बेसिकली राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन अब भारत, सीधी सी बात है, जो डोमिनियन राष्ट्र है, आप समझते हो अल्टीमेटली जो सत्ता की जो पावर होती है, जो बेसिकली बागडोर होती है जो सत्ता की, वो तो अल्टीमेटली ब्रिटिश के हाथ में ही थी। और डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा देना एक तरह से कह लीजिएगा उनको बहकाना था, कि चीजें अल्टीमेट डिसीजन तो ब्रिटिश का ही होगा, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं हम कि हाँ, थोड़ी सी इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा और ये अपने कुछ मामलों में स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, जो उस समय कांग्रेसियों ने भी रखा कि जैसे उन्होंने रिजेक्ट किया कि भैया अल्टीमेट जो चीजें रहेंगी, डिसीजन मेकिंग, जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा, वो तो कांग्रेस के हाथ में रहेगा नहीं, ब्रिटिश के हाथ में रहेगा। तो हमें नहीं चाहिए, हम इस रिपोर्ट को या इस प्रपोजल को या ऑफर को जो अगस्त 1940 का, उसे हम रिजेक्ट करते हैं, स्वीकृत करते हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो बड़े ही सिंपल टर्म्स में मैंने आपको इसको, बड़े सिंपल वर्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी। और बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया आपसे बच्चों की, जो अगस्त रिपोर्ट 1940 आई या 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, उसके संबंध में क्या रिएक्शंस थे, क्या प्रतिक्रिया दी गई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेहरू की प्रतिक्रिया क्या थी, या जवाहरलाल नेहरू ने क्या, कैसे रिएक्ट किया और कैसे रेस्पॉन्ड किया। तो प्रमुख कांग्रेस नेता जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने घोषणा की कि डोमिनियन स्टेट्स की अवधारणा मूलतः मृत हो चुकी है, यानी कि अब जो डोमिनियन स्टेट है उसका, हाँ, देवर डिमांडिंग फॉर डोमिनियन स्टेट, वो पहले की बात थी। लेकिन वो 1919 या इससे पहले जो एक्ट आए थे उसके संबंध में उन्होंने बोला था इस चीज को या नेहरू रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि भारत को जो है
एक डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा दे। लेकिन जब अब वर्तमान की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट सिनेरियो में बात करूं, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी पूर्णतः इस चीज को एक्सेप्ट किया और इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया कि ये जो डोमिनियन स्टेटस की है, डोमिनियन राष्ट्र का जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, अब हमें ये नहीं चाहिए, डेड हो चुका है। अब तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है, आप हमें पूर्ण कंप्लीट फ्रीडम दो और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने बोला कि अब हमें एक कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, पूर्णतः आजादी चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब उन्हें अब हमें उनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर, और हम अपने देश को खुद से चलाएंगे। हमारा खुद एक अलग संविधान हो, हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे और चीजों को अपने अनुसार हैंडल करेंगे। हम गुलाम की दास्ता या गुलामी दास्ता की बेड़ों से आगे नहीं जकड़े रहेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए नेहरू जी ने भी इनका विरोध किया था, और जो एक कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता भी थे। ना हम ये देख लेते हैं जो मुस्लिम लीग रहा, मुस्लिम लीग की क्या दृष्टिकोण था। मुस्लिम लीग आपको पता है प्रमुख पार्टियों में से, जैसे हम अगर नाम लेते हैं उस समय की, तो एक कांग्रेस पार्टी, दूसरा मुस्लिम लीग की पार्टी रही। और उसका दृष्टिकोण क्या था? मुस्लिम लीग ने हालांकि प्रस्ताव को एक प्रगति के रूप में देखा, प्रोग्रेस रिपोर्ट के रूप में देखा, लेकिन वे इस बात से नाराज थे कि अंग्रेजों ने वायसराय के परिषद, जो वायसराय की काउंसिल थी, उसके उसको एक्सटेंशन करने में या उसको प्रस्तावित या बढ़ाने के विस्तार के संबंध में भारतीय राजनीतिक समूहों से परामर्श नहीं लिया। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस लेक्चर में, विच वाज अबाउट दी आई वुड से अगस्त फॉर 1940, किस तरीके से ये बोला गया था कि जो है हम जो है जो वायसराय की जो काउंसिल है उसमें हम भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन करेंगे या उनकी संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन बात ठीक थी, लेकिन इस संबंध में यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या वायसराय की जो काउंसिल थी, उसमें जो बेसिकली भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना था, उसके लिए ब्रिटिश शासक ने बिल्कुल भी उनसे सलाह मशवरा नहीं किया या राजनीतिक समूह से कि क्या होना चाहिए, किन पार्टियों को सदस्य बनना चाहिए या कौन कौन से भारतीयों की सहभागिता होगी बेसिकली वायसराय का जो परिषद है या वायसराय की काउंसिल में। तो इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था, इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। आगे चलते हैं हम और अगला देखते हैं, अगला जो बेसिकली हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया, उसको देखेंगे। हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। बेसिकली कहना मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया के बारे में जैसे मैंने भी बोला, तो बेसिकली हिंदू महासभा ये कौन सी महासभा की हम बात करें। देखिए जो बेसिकली हिंदुत्व है या जो कुछ जो हिंदू धर्म है या हिंदू के हितों की हम बात करें, तो भारतीय हिंदू के हितों को ध्यान में रखने के लिए जो हिंदू महासभा गठित हुई थी, जो हिंदू महासभा, मैं ये कहूंगा कि जो भारतीय हिंदू हितों को या भारतीय हिंदुओं का जो प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करती थी, उसने ये बोला कि ठीक है, ये कुछ फेवरेबल है उनके लिए, भारतीयों के लिए, और उन्होंने इसे सहज रूप से स्वीकार भी किया था। जो अगस्त प्रस्ताव था या अगस्त ऑफर 1940 था, तो हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो हिंदू महासभा थी, उसने इस प्रस्ताव को अपेक्षाकृत थोड़ा सा सहजता से इजीली स्वीकार एक्सेप्ट किया और तुरंत अपने सदस्यों को वायसराय की परिषद में, जो वायसराय की काउंसिल थी, उसमें मनोनीत कर दिया। ठीक है, अपने हितों को देखते हुए, जैसा कि सॉरी, जैसे कि पहले बोला गया था कि वायसराय की काउंसिल को एक्सटेंड किया जाएगा, तो अब हिंदू महासभा ने क्या किया, जो वायसराय की काउंसिल थी उसमें अपने बेसिकली लोगों को, अपने सदस्यों को नॉमिनेट किया या वायसराय की परिषद में, वायसराय की काउंसिल में मनोनीत किया। हालांकि वे डोमिनियन स्टेट्स के विचार से सहमत थे। जो हिंदू महासभा की बात हो रही है, जहां कांग्रेसियों ने और जवाहरलाल नेहरू ने और अनेक भारतीयों ने भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने से साफ रिजेक्ट किया, लेकिन ये जो सोच रहे थे, ये कहते थे कि नहीं, हाँ, हम उसके विचार से सहमत थे। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं हिंदू महासभा को ये उम्मीद थी कि वे अंग्रेजों से सच्ची ईमानदारी, हालांकि ऐसा था नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कांग्रेस के अंतर्गत एक तो एक्सट्रीमिस्ट थे और दूसरा बेसिकली मॉडरेट लीडर्स थे। तो मॉडरेट लीडर्स जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह जो थे, उनको लगता था कि अगर हम अपनी बात एक प्रॉपर वे में रखेंगे, सहजता से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, तो उनको मान लिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और वही चीज इनके अंदर भी फीलिंग ये थी, आ रही थी कि हिंदू महासभा को, कि वे अंग्रेजों से सच्ची ईमानदारी की उम्मीद कर रहे थे। ओके, नाउ लीग की स्वीकृति, अगर हम बात करें लीग की स्वीकृति की, तो मुस्लिम लीग ने भी जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वे एक अलग से मुस्लिम राज्य बनाने के लिए देश के पूर्ण विभाजन से कम किसी भी बात पर सहमत नहीं होंगे। यहाँ पर मुद्दा देखिए कितना गर्म हो उठा था। तो मुस्लिम लीग ने इस एक इस एस्पेक्ट के इस बात को या
इस आधार पर भी इस रिपोर्ट को ठुकराया, अगस्त रिपोर्ट 1940 की जो हम बात कर रहे हैं, कि वे एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने के लिए देश के पूर्ण विभाजन से कम किसी भी बात पर सहमत नहीं होंगे। अल्टीमेटली फिर वही चीज कहूंगा जो अंग्रेज चाह रहे थे, जो उनकी मंशा थी, कि किसी न किसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट्स या विचारों में मतभेद पनपे और उस चीज का फायदा ब्रिटिश सरकार उठाए। तो अब एक चीज मैंने आपको और शेयर किया था आपके साथ कि 1906 में जो आगा खां के नेतृत्व में कमेटी गठित होती है और जो सीधे शिमला पहुंचती है लॉर्ड मिंटो के पास, और ये बोलती है कि क्या नाम है, अब हमें जो है मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग से इलेक्टोरेट या निर्वाचन मंडल चाहिए, और उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। और चूंकि मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ कि अंग्रेजों को थोड़ा कहीं न कहीं इस चीज से या इस सच्चाई का पता था कि ये जो चीज है, ये जो प्रस्ताव है, वो अंग्रेजों ने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम में खाई को बढ़ाएगा, और सीधी सी बात है वो हुआ भी। बेसिकली जब ये डिमांड किया गया कि मुस्लिमों के लिए, इस्लामों के लिए, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरेट हो, तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में मतभेद तो पनपते ही। ये तो सीधी सी बात है। और यही हुआ, मुस्लिम लीग ने बोला कि अब हमें इसको ठुकराना है, इसके साथ स्वीकृति नहीं देनी है या सहमति नहीं देनी है, अन्यथा उनके लिए अलग से मुस्लिम राज्य बनाने के लिए सहमति प्रदान करें, और देश के पूर्ण विभाजन से कम किसी बात पर हम सहमत नहीं होंगे। तो कितनी बड़ी बात बोली कि ये कितनी ये जो कमेंट है, या जो मुस्लिम लीग ने अपनी अस्वीकृति दिखाई जिस आधार पर वो देश का विभाजन चाह रहे थे, जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं था। ना वो व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत या पर्सनली तौर पे देखें सत्याग्रह की अगर हम बात करें, तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था, तो अगस्त प्रस्ताव की अस्वीकृति के जवाब में और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की पुष्टि के लिए महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी। उन्होंने बोला कि हम अलग अलग सत्याग्रह करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर हम सत्याग्रह करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की उन्होंने बात करी। और सामूहिक सत्याग्रहों के विपरीत इस आंदोलन ने हिंसा से बचने के लिए साविनय अवज्ञा के व्यक्तिगत व्यक्तिगत कृत्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बोला कि अब कोई भी सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जो है वो नहीं आंदोलन होगा, और सामूहिक सत्याग्रहों के विपरीत अब इस आंदोलन ने या इस मूवमेंट ने हिंसा से बचने के लिए साविनय यानी कि सिविल डिसओबीडियंस की बात रखी, और व्यक्तिगत तौर पर रखी कि व्यक्तिगत तौर पर हम सत्याग्रह करेंगे। नाउ अगर हम बात करें प्रथम सत्याग्रही, तो देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर सत्याग्रह की या व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो इसमें ऐसे प्रथम कौन तीन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह को अपनाया। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम तीन सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, और फिर ब्रह्मदत्त। तीनों को इसमें भाग लेने के कारण जेल की सजा भी सुनाई गई। फिर से ध्यान में रख लीजिएगा, ये कंसेक्यूटिव एक प्रॉपर में सबसे पहले आप आ जाइएगा विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, देन और उसके बाद ब्रह्मदत्त। तो तीनों जो थे ये प्रथम सत्याग्रही कंसिडर होते हैं, और बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको जेल में भी डाल दिया गया था, इनको सजा सुनाई गई थी। नाउ दिल्ली चलो आंदोलन, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल लेवल पर सत्याग्रह की बात करें, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के एक भाग के रूप में जो भी सत्याग्रही थे, अब एक एक कर इंडिविजुअल बेसिस पर दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हुआ। ये दिल्ली पहुंचे, यानी कि सत्याग्रहों ने दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया, जिसमें अपनी मांग को उजागर करने के लिए दिल्ली की ओर मार्च किया गया। तो सीधी सी बात है, कोई सामूहिक रिवोल्ट नहीं होगा, सामूहिक सत्याग्रह नहीं होगा, व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल बात होगी। व्यक्तिगत इंडिविजुअल या व्यक्तिगत सत्याग्रह के आधार पर दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हुआ, और ये बहुत बड़ा आंदोलन था जिसके बारे में विस्तार से चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में या अगले किसी लेक्चर में करेंगे। और अपनी मांगों को रखने के लिए, अपनी मांगों को बेसिकली उजागर करने के लिए, अनवेल करने के लिए दिल्ली की ओर मार्च किया गया। नाउ आंदोलन का परित्याग, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बेसिकली इसके संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे लोगों ने रिएक्ट किया, कैसे रेस्पॉन्ड किया। तो प्रयासों के बावजूद बेसिकली दिल्ली चलो आंदोलन को महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल पाई। याद रख लीजिएगा, बहुत प्रयास किए गए थे इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर सत्याग्रह की इस रिपोर्ट के खिलाफ, अगस्त 1940 रिपोर्ट जो आई थी इसके खिलाफ। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी दिल्ली चलो आंदोलन पूर्णतः सफलता नहीं, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल पाए, ये सफल नहीं हो पाया, और अंततः दिसंबर 1940 में इसे परित्याग कर दिया गया। 1942 में इसे रेलिंक्विश किया गया, गिव अप कर दिया गया, इसका परित्याग कर दिया गया दिल्ली चलो आंदोलन का। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की अगर बात करें, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द रिएक्शन टू द अगस्त ऑफर 1940, बेसिकली जो अगस्त 40 के संबंध में या अगस्त 40 की जो रिपोर्ट थी उसके संबंध में क्या रिएक्शन थे, तो विभिन्न समुदाय कमेटियां और लोगों के हम यहाँ पर विचार देख रहे हैं, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, कैसे रेस्पॉन्ड किया। उसी के अगर मैं बात करूं कड़ी में, जो क्रिप्स मिशन, बेसिकली इसके बाद जो मिशन आया था, इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
क्रिप्स मिशन तो अगस्त प्रस्ताव की विफलता ये देखा गया, जो अगस्त रिपोर्ट थी 1940 ये भी थोड़ी विफल हो गई। और ब्रिटिश सरकार ने 1942 में यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, और जिसका एकमात्र उद्देश्य युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करना और संवैधानिक गतिरोध को हल करना था। सीधी सी बात है, मैंने आपको शुरू से बताता चला गया हूँ, यही चीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कभी भी ब्रिटिश सरकार किसी नए एक्ट या कमीशन या मिशन के साथ आती थी, तो वो चीजों को रिफॉर्म करती थी, और कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन ये था कि भारतीयों के दिमाग में ऐसी छवि बनाना कि उनको ये ना लगे कि दे हैव बीन डिस्कार्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो भारत के साथ, भारतीय जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ये एहसास दिलाना चाहती थी, या झूठी अफवाह थी या रूमर्स था जो लोगों के बीच में फैलाना चाहती थी। असल में उनकी जो मंशा थी, वो उन पे शासन करने की थी, लॉन्ग टर्म भारत पे शासन करें, और भारत के अंदर जो भारतीय ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करें और अपने हितों की बात करें। तो बेसिकली अगेन क्या नाम, मैं चाह रहा हूँ कि 1940 के बाद, यानी कि अगस्त 1940 के पास या 1940 अगस्त प्रस्ताव के बाद जो क्रिस्प मिशन आया, या क्रिस्प मिशन को जो भारत भेजा गया, वो क्यों भेजा गया याद रख लीजिएगा। उसके भी जो मेन उद्देश्य है, पहला तो वही था कि जो भारतीय जनता है इनका समर्थन प्राप्त करें। सीधी सी बात है, समर्थन क्यों प्राप्त करें आपको पता ही है, ताकि ये भारतीयों के साथ मिलकर चल सकें, और भारत यूनाइट ना हो, अपनी आजादी की बात ना करे, स्वाधीनता की बात ना करे, ठीक है। और हम यहाँ पर शासन करते रहें और इनको गुलाम बना के रखें। तो पूर्ण आजादी की तो बात ही करें ही ना, या फिर हिंदू और मुस्लिमों में कुछ फूट बढ़वाना, इनका ये भी उद्देश्य रहा। तो पहली बात तो ये झूठा समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, ये बोलते थे कि हम इंडिया का या भारतीय जनता का रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगे, बट अल्टीमेटली पावर तो उन्हीं के हाथ में ही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। जो भी डिसीजन मेकिंग पावर थी वो उन्हीं के हाथ में थी, या मैं कहूँ अल्टीमेटली जो सत्ता की बागडोर वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। और दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक गतिरोध को हल करना, बेसिकली जैसा कि अगस्त ऑफ 1940 में ये बोला गया था कि एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव या कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म किया जाएगा, बेसिकली, और जो भारत के संविधान का निर्माण करेगा। तो यही वही मसले थे, कहना मैं चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर अगस्त ऑफ 1940 को लाया गया या रखा गया, सेम जो मोटो, सेम उद्देश्य जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो उसके भी सेम उद्देश्य थे। यानी कि इन उद्देश्यों को लेकर क्रिप्स मिशन का, या ब्रिटिश सरकार ने 1942 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट बहुत बहुत पूछी जाती है मैनी टाइम्स। इनका जो डेट है कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो क्रिप्स मिशन भारत आया उसकी डेट पूछते हैं, तो 1942 याद रख लीजिएगा। ईयर सॉरी, डेट तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, डेट पूछी भी नहीं जाती है। बेसिकली ईयर पे ज्यादा एम्फेसाइज होता है, जितने भी आंदोलन मूवमेंट्स है सब, जो क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें डेट ही पूछी जा सॉरी ईयर पूछा जाता है। तो फिलहाल आप ईयर को याद रखें, हालांकि इफ यू आर if you want to keep the dates in your mind, you can, there is no problem in that, but first जो प्राइम चीज है, जो पहला जो दैट इज द प्राइम कंसर्न, दैट इज द, आपको दिमाग में रखना है कि विभिन्न आंदोलन या एक्ट जो आए थे उनकी ईयर क्या थी, किस सन में आया। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ये आप भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं, विशिष्ट प्रतिबद्धताओं का अभाव। तो विशिष्ट जो प्रतिबद्धताएं का अभाव था, प्रतिबद्ध होता है ना किसी चीज के पीछे प्रतिबद्ध होना, तो बेसिकली विशिष्ट प्रतिबद्धताओं का अभाव, इसमें हम देखते हैं कि जो प्रस्ताव जो आया 1940 का, जो अगस्त जो प्रपोजल था या रिपोर्ट था, उसमें वादों की अस्पष्टता, जो भी कुछ बेसिकली वादे किए गए, प्रोमिस बनाए गए या किए गए ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों के लिए, तो वो थोड़ा सा अस्पष्ट थे। बेसिकली उसमें कोई आई वुड से दैट ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और फिर वही चीज कहूंगा, वो क्यों नहीं थी, क्योंकि फिर से वही बात कि झूठा आडंबर ढोंग दिखावा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि वो भारतीयों को अपने साथ लेकर चलते हैं, जबकि मंशा उनकी भारतीयों पर रूल करने की रही। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हम बड़े अच्छे से सिंपल इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। और जो डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं रिएक्शंस क्या थे, किसके अगेंस्ट में, अगस्त ऑफ 1940 के अगेंस्ट, जो जितने भी रिएक्शन से रेस्पॉन्ड किया लोगों ने, उस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं। तो विशिष्ट प्रतिबद्धताओं का अभाव, प्रस्ताव के वादों की अस्पष्टता, बेसिकली जो भी प्रस्ताव प्रपोजल थे वो अस्पष्ट थे। विशिष्ट समय सीमाओं का अभाव, बेसिकली टाइम लिमिट भी कुछ नहीं थी, कोई टाइम फ्रेम नहीं था। और प्रतिबद्धता की कमी के कारण आलोचना की गई, यानी कि वो जो ना वट एवर प्रोमिस, वट एवर प्रोविजन विच हैव बीन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दोज दे वर नॉट स्ट्रिक्ट टू, आई वुड से दैट, टू दोज प्रोविजंस और दोज, आई वुड से प्रोमिस। अब जिससे भारतीय रीजनल पॉलिटिशियंस को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये जो ब्रिटिश का है इनका इरादा नेक नहीं है, और ब्रिटिश इरादों का भरोसा करना अब मुश्किल हो गया, यानी कि वो विश्वास नहीं कर सकते,
केवल एक ढुलमुल रवैया बेसिकली या इस तरह के प्रपोजल या बहकाना और बोलना कि हम आपके साथ में हैं, हम भारत के संविधान का निर्माण करेंगे, या बेसिकली वायसर की जो काउंसिल थी उसमें जो इंडियंस हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगे, आपको साथ में लेकर चलेंगे, आपकी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। ये सब चीजें जो थी वो एक तरह से कह लीजिएगा ड्रामा थी और ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात थी। बेसिकली जो सत्ता की जो एक्चुअल बागडोर की जो कह लीजिएगा जो लगाम थी वो ब्रिटिश शासन के हाथ में ही थी। नाउ इफ आगे देखते हैं, आगे चलिएगा इसका जो नेक्स्ट हम देखेंगे, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी बेसिकली रिएक्शंस टू दी ऑगस्ट ऑफ 1940। तो जो ब्रिटिश सरकार का टालमटोल रवैया क्या था, ढुलमुल रवैया, जैसे मैं भी बात भी कर रहा था, कि समय के साथ साथ भारतीय राजनीतिक समूह ने, जिनमें कुछ शुरू में समर्थक भी थे, यह महसूस करने लगे कि ब्रिटिश सरकार टालमटोल वाली थी, मतलब एक ढोंग कर रही थी। दे हैव नेवर मेड देयर प्रोमिसेस, और संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों को लागू करने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध नहीं थे। सीधी सी बात है, अभी मैं आपसे फिर वही चीज कह रहा था, बार बार समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अंग्रेजों की जो मंशा थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो मंशा थी, केवल 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 भारतीयों पर शासन करने और भारतीयों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की थी। जितने भी प्रोविजंस लेकर आए उन्होंने केवल एक झुंझुना थमा, एक लॉलीपॉप थमाई इंडियन भारतीय जनता के हाथ में, कि हाँ उनसे लगे, उनको फीलिंग आए कि वो भारत का या भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, उनको साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। तो सीधी सी बात है, समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतते गया, अब कुछ पार्टियां जैसे कि हिंदू महासभा वगैरह जो थी, जिनको शुरू में लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ में, उनके वो बात मानेगी, लेकिन अब वो रियलाइज करने लगे, उनको ये रियलाइजेशन हुआ, उनको ये अनुभव हुआ समय के साथ साथ, कि जो भारतीय राजनीतिक समूह ने, जिनमें से कुछ प्रमुख समर्थक भी थे, जैसे मैं आपको पता हिंदू महासभा, उन्होंने बोला कि ब्रिटिश सरकार टालमटोल रवैया रख रही है और संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों को लागू करने के लिए बेसिकली वो प्रतिबद्ध नहीं है, वो सीरियस नहीं है, ठीक है, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो केवल एक तरह से बहकावा है या ढोंग है। अब उनको ये लगने लगा था, तो उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया इस ऑगस्ट ऑफ 1942 को, 40 को, सॉरी। नाउ सहयोग प्राप्त करने में विफलता। अगर हम इस वाली हेडिंग को देखते हैं, सहयोग प्राप्त करने में विफलता, बेसिकली इट आल्सो टॉक्स अबाउट द ऑगस्ट ऑफ 1940, कि प्रस्ताव के माध्यम से युद्ध के प्रयासों में भारत का सहयोग प्राप्त करने का ब्रिटिश उद्देश्य एक बड़ी विफलता साबित हुआ, क्योंकि वर्ष के अंत तक अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसे स्वीकार कर दिया। अब हुआ वही ना, धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आने लगी, जो भी पार्टियां थी, जो भी बेसिकली मेन, जैसे मुस्लिम लीग, या मैं कहूँ कि बेसिकली कांग्रेस पार्टी थी, कहीं ना कहीं उनको समझ में तो ये आया था। हालांकि कांग्रेस वगैरह ने तो उस समय इसका विरोध कर दिया था, लेकिन हिंदू महासभा और मुस्लिम जैसे उनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ में, लेकिन अब इनको भी ये लगने लगा कि ये सब चीजें बेकार की बातें हैं, बहकावा है। और बेसिकली फिर उन्होंने स्ट्रेट अवे इस चीज को एक्सेप्ट किया कि अब हम, जो ब्रिटिश हमसे चाह रही है, जो डिमांड कर रही है कि जो द्वितीय महायुद्ध में भारत की जनता उनका सहयोग करे, अब हमें इनका सहयोग नहीं करना है। तो प्रस्ताव के माध्यम से युद्ध के प्रयासों में भारत का सहयोग प्राप्त करना जो ब्रिटिश का उद्देश्य था, ब्रिटिश जो सोच रही थी, जो एम था, कि हम ये जो लेके आई थी अगस्त ऑफ 1940, कि हम जो है भारतीयों की सहभागीदारी का और सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, उनको इन्वॉल्व करेंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे, तो उनका उद्देश्य विफल हुआ, मतलब फेलियर हो गया, फेलियर रहा, और इसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि वर्ष के अंत तक अधिकांश जितने भी पॉलिटिशियंस, जो लार्ज पॉलिटिशियंस थे, समूह थे या ग्रुप थे, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाई। ओके। सो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव में ठोस, यू नो या जितनी भी प्रतिबद्धताएं हैं, उनकी कमी थी। ब्रिटिश सरकार की ट्रांसपेरेंसी, ब्रिटिश सरकार और बेसिकली जो इंडियंस थे उनके बीच ट्रांसपेरेंसी का अभाव था। द थिंग्स वर ओपेक, और ब्रिटिश सरकार पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पाई, वो भारतीयों को बहका रही थी, उन्होंने उसको मिसगाइड किया, और कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा दिलाया, झूठा आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन बोलूंगा मैं, कि जो है वो भारतीयों को साथ में लेकर चलेगी, और इनके लिए वो, इनके प्रति वो, यू नो काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही है, या कंसर्न है। और वायसराय की जो काउंसिल की मैं बात करूं, या फिर जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी बात रखी थी कि उन्हें पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है, तो वो सब चीजें समझ गए थे। अब कुल मिलाकर भारतीयों के सामने पिक्चर क्लियर थी, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जो ये बेसिकली लॉर्ड लिनलिथ गो के जो वायसराय थे, उसके उन्होंने जो ये प्रस्ताव लाया था 1940 का, उसको ठुकरा दिया, इसे स्वीकार कर दिया। और इनमें भारतीय नेताओं की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने के बढ़ते दृढ़ संकल्प को उजागर किया, और प्रस्ताव के माध्यम से युद्ध के लिए समर्थन हासिल करने की ब्रिटिश प्रयासों को कमजोर कर दिया। तो अंत में चीजें वही हुई, अंत में जो उनका सपना था वो चूर हो गया। जो ये चाह रहे थे कि बेसिकली एक पूर्ण रूप से सहयोग मिले, एक सपोर्ट मिले भारतीय जनताओं का, जिससे इनकी सेना सशक्त हो, या जो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था उनमें इनकी
भूमिका कुछ और हो जाए, उनको पूरा सपोर्ट मिले भारतीय जनता के द्वारा, या भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो ये चीज विफल रही। और ब्रिटिश के जो प्रयास थे या जो कोशिशें थी, उन्होंने मतलब इनके जो रेस्पॉन्सेस हमने देखे, जो रिएक्शंस देखे बेसिकली टू द ऑगस्ट ऑफ 1940, या जिन्होंने जिन्होंने प्रतिक्रिया हमने आपस में अभी डिस्कस किया, तो बेसिकली उसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश की मंशाओं में पानी फिरा, और जो है ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, भारतीयों की सहभागिता को कह लीजिए, या समर्थन हासिल करने में, पूर्णतः समर्थन हासिल करने में विफल रही। सो yeah, this way we come to the end of today's session, and it was all about the topic reactions to the August of 1940, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली जब अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके अगेंस्ट कौन कौन से मेजर एस्पेक्ट्स रहे, जुड़े रहे, या मैं कहूंगा कि कैसे कैसे लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, या मुस्लिम लीग हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू हो, इंडिविजुअल बेसिस पे, या अन्य कोई समूह या ग्रुप रहा हो, अगस्त रिपोर्ट के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं दी, या अगस्त जो ये ऑफर था 1940 के प्रति प्रतिक्रिया दी। और कुल मिला के निष्कर्ष या कंक्लूजन, या इस चीज को मैं कंक्लूड करूं, तो ये निकलता है कि ब्रिटिश सरकार का जो बेसिकली जिस उद्देश्य से ये ऑफर लाया गया 1940 के अंतर्गत, कि भैया हम जो है भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे, या ब्रिटिश ये चाहते थे कि जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकंड में भारतीयों की सहभागिता हो, तो वो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। और एक बात याद रख लीजिएगा कि जब हम बात करते हैं कि 1942 में जो उस समय के वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा लिनलिथगो, इन्होंने भी बेसिकली जो अगस्त प्रस्ताव इन्होंने पेश किया था 1940 में, तो कहीं ना कहीं भी लगने लगा कि भारतीय जो जागरूक है, उन्हें अपनी अपने राइट्स का अच्छे से पता है, और उनको ये लगने लगा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो केवल शासन के लिए, भारत पर शासन करने के लिए, ये उनके फेवर में या हित में वो बात नहीं करती है। और अल्टीमेट जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो मेजरली जो डिसीजन लेते हैं, वो ब्रिटिश पीपल या ब्रिटिश सरकार ही लेती है। अल्टीमेटली सत्ता की जो बागडोर है ब्रिटिश के हाथ में है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी थी कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, हमें पूर्ण आजादी चाहिए, इस चीज को भी ठुकरा दिया गया, इस प्रस्ताव को नहीं माना गया। हालांकि उन्होंने बोला कि हम ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह भारत को एक डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा देंगे, जिससे वो सहमत नहीं थे, कि अब वो कहानी खत्म हो चुकी थी। जैसा कि जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला था कि डोमिनियन राष्ट्र बनने का सपना तो अब खत्म हो चुका है, अब हमें पूर्ण आजादी चाहिए, हम पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया, और सेशन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट था। और आई एम श्योर दैट you would have enjoyed the entire session, and I would say that thank you very much for being the valuable part of today's session. And I'll see you in my next lecture. I'll come with a new lecture, and I'll discuss the things in details. And at the last, I would say that if you think that there is any difficulty or any problem which are being faced by you people, so please get in touch with me. I'll help you out, or do one thing, try to go through the videos again and again. It will make the concept clear. So thank you very much for being part of the valuable part of this show. And see you in my next lecture. Till then, namaskar, shukriya, uh, सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।